आइए मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार बोर्ड 2026 के लिए साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आप 20 में से 10 क्वेश्चन का अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आज ये लाइव टेस्ट होने वाला है आप लोग के लिए, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग फटाफट से और आंसर देने का प्रयास करें। 20 में से मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर देना आपको। ज़्यादा देंगे तो और भी बेस्ट है, कम से कम अगर 10 आपका सही हुआ तो समझ जाइए आपका तैयारी बेस्ट चल रहा है। अगर कम आता है तो आपको तैयारी और करने की ज़रूरत है। और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी का ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो एक आंसर यहाँ से आपको कंप्लीट हो गया कि मानव मस्तिष्क में, यानी जो मानव मस्तिष्क में जो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है वस्तु का? तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। और कैसा रहता है? वास्तविक रहता है। याद रखें, मानव मस्तिष्क में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा और वास्तविक बनता है। रेटिना पे जो इसका जाकर मस्तिष्क में इसका सीधा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनता है, ये सवाल है। चलिए, अगर आंसर आप लोग बताएं ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही, अभिनेत्र लेंस पर बनता है। और बता दें कि मानव आँख में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है कौन सा होता है, तो उत्तल होता है। तो हम लोग पढ़ ले कि रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक और उल्टा होता है, या अभिनेत्र लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखेंगे फटाफट से और बताएंगे आप लोग। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का क्या होता है? यहाँ पे है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। चलिए बताइए फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। आई बराबर वी बटा आर आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? क्या बढ़ता है, घटता है, या बढ़ता घटता नहीं है? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। कभी कभी आप देखें कि पतला तारों में ज़्यादा हाई वोल्टेज लिया जाता है तो तार गर्म हो जाता है। ठीक है, यानी उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ताप बढ़ने पर। सवाल है अगला हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुव होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। पर यहाँ पे छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पर होते हैं। क्या होता है मान? क्या महत्तम होता है, या न्यूनतम होता है, सामान्य होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताना आपको। चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे, नॉर्थ और साउथ दर्शाया जाता है। तो इसके ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, ध्रुव पर बीच में क्या मान महत्तम होगा कि न्यूनतम होगा? चलिए फटाफट से बताइए आप लोग। बिल्कुल, अगर ऑप्शन आप लोग ए बताएं तो बिल्कुल सही बात है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के ध्रुव पर जो मान होते हैं वो महत्तम होता है। महत्तम यानी अधिकतम होता है। ठीक है, महत्तम यानी क्या? अधिकतम होता है ध्रुव पर मान। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है। दृश्य, दृश्य यानी जिसे हम दिखाई दे। ठीक है, वैसा प्रकाश जो जिसे दिखाई दे। तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य होता है कितना से कितना के बीच में होता है? क्या 100 nm नैनोमीटर से लेकर 200, या 200 से 300, या 400 से लेकर 700? तो देखिए यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें कि दृश्य प्रकाश यानी वैसा प्रकाश जिसका जो इसमें दिखलाई देता हो, दृश्य प्रकाश कहलाता है। और इसका तरंगदैर्ध्य की बात करें, अगर ऑप्शन आप लोग सी बताएं तो बिल्कुल सही बताएं। क्या होता है? 400 से लेकर के 700 nm के बीच होता है तरंगदैर्ध्य दृश्य प्रकाश का। और ये ऐसे सभी क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे। क्या अरस्टेट होता है, टेस्ला होता है, और भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक जो होता है टेस्ला होता है।
साथ ही साथ अरेस्टेड भी होता है CGS मात्रक जो होते हैं छोटे मात्रक। तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक टेस्ला, साथ ही साथ अरेस्टेड भी होते हैं जो छोटा मात्रक होता है, यानी इनमें से दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन अगर सी बताएं आप लोग तो बिल्कुल सही बताएं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्पेक्ट्रम, जिसको क्या बोला जाता है? इंद्रधनुष बोला जाता है, रेनबो, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जिसमें 7 रंगों की एक पट्टी होती है जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो इसे प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्या कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, या प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है? चलिए फटाफट से बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें आप लोग को, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो किससे? तो जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है 7 में कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में जो लगभग समय का अंतर होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन की बात करें तो ध्यान दें यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यार्थी को, जिसमें वो गलत कर बैठते हैं। आपको 4 मिनट का समय देखने को मिलता होगा बहुत जगह, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिनट। यहाँ पे सवाल है कि वास्तविक सूर्यास्त, ठीक है, और आभासी सूर्यास्त दोनों में क्या है? तो सूर्यास्त ही है, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो 2 मिनट का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वास्तविक, ठीक है, वास्तविक सूर्योदय और आभासी, ठीक है, आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल क्या होता है? तब आंसर होगा 4 मिनट। यानी आपको सूर्य दिखलाई पड़ने से पहले ही रोशनी आकाश में दिखलाई दे देते हैं 2 मिनट पहले, तो 2 मिनट उधर से हो गया। सूर्य डूब जाने के बाद भी आपको रोशनी दिखलाई देते रहते 2 मिनट, ठीक है। यानी 2 और 2 4 मिनट का अंतर होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में। लेकिन वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग समय का अंतर होता है 2 मिनट। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। अगला सवाल, नीला सवाल है क्या कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है? तो देखिए नीला और हरा प्रकाश के मिलने पर जो प्रकाश वर्ण बनता है वो होता है, याद रखेंगे, सियान कलर बन जाता है। कैसा? सियान कलर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया हुआ कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? चलिए बताइए फटाफट से। निर्गत किरण, आपतित किरण, और एक होता है निर्गत किरण जो निकलता है, ठीक है। ये हो गया क्या? निर्गत। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है क्या कहलाता है? बताइए फटाफट से। तो देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनते हैं वो क्या होता है? फटाफट से बताइए। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर की बात करें अगर हम, तो निर्गत किरण है तो निर्गत कोण बन जाता है। निर्गत किरण है तो क्या बन जाता है? निर्गत कोण बन जाता है। आपतित किरण रहेगा तो आपतन कोण बन जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि सरल और विरल क्या होते हैं। जैसे अगर हम बात कर ले कि यहाँ पे पानी है और यहाँ पे हवा है। हवा में अपनी हाथ को बहुत तेज़ी से आप घुमा सकते हैं, लेकिन पानी में आप हाथ को ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, हवा का घनत्व कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होता है वो विरल हो जाता है, और जिसका घनत्व ज़्यादा होता है वो क्या होता है? सघन हो जाता है। तो सवाल यहाँ पे कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, तो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा? ज़्यादा होगा। सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगा? प्रकाश की चाल अधिक होगा। यानी हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा, पानी में कम होगा, ठीक है। तो आप आज के बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा इसको सवाल को समझने में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? देखिए प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो किस माध्यम होती है? हवा में होती है। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में प्रकाश की, क्या दिया यहाँ पे? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी
क्या होता है 3 लाख, ठीक है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। बात करें तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए यहाँ पे। अगर आंसर रहता है निर्वात तो निर्वात आपको मारने रहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद हवा में आता है लगभग 2.5 लाख के आसपास आ जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हवा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, किसी कोष यानी किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? चलिए फटाफट से बताइए, ऑप्शन आप लोग दिखलाई दे रहे हैं। तो देखिए किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है यानी सूत्र बैठते हैं वो होता है 2n²। क्या होता है 2n²? ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो बी हो जाएंगे। कैसे, ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। 2 का 2 n की जगह पे 1 बैठाएंगे पहली कोष में तो 2 1 का स्क्वायर 1 यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप बात करें दूसरी कक्षा की बात करें तो 2 का 2 यहाँ पे 2 बैठाएंगे तो ये 2 का 2 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 18 होती है। 2 n की जगह पे 3 बैठाएंगे तो 3 का स्क्वायर 2 का 2 3 तिहाई 9 हो जाएंगे, 9 दूना 18। तो अब इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरे में 18, इसी प्रकार से बढ़ते रहता है। तो फॉर्मूला क्या बनता है किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n²। अगला सवाल, He जिसको हीलियम बोला जाता है, He परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होते हैं और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यही फर्स्ट एंड लास्ट यही हो जाता है। और बात करें कि सबसे हल्की गैस के रूप में हीलियम ही पाया जाता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी, अगर बी बताए आप लोग तो बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन देखिए, आंसर फटाफट से बताइए। और रिक्वेस्ट आप लोग से कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? देखिए सबसे धातु का गलनांक कम होता है यानी बहुत जल्दी पिघल जाता है। क्या होगा? एल्युमिनियम है, सोडियम है, कॉपर है, लोहा है। तो देखिए लोहा जल्दी पिघलेगा नहीं, कॉपर जल्दी पिघलता है, एल्युमिनियम नहीं। सोडियम जो है सबसे गलनांक इसका कम होता है, इसकी परमाणु संख्या 11 होते हैं। और सोडियम एक ज्वलनशील पदार्थ है ना, इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसे वायु के संपर्क में यानी जल के संपर्क में लाया जाता है तो ये जल उठता है, ठीक है। यानी बहुत ही अभिक्रियाशील है और इसका गलनांक सबसे कम होता है। आप पढ़े होंगे कि सोडियम धातु जिसे चाकू से भी काटा जाता है। अगला सवाल, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा जिसको बोला जाता है खाने वाला, क्या? खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा बोला जाता है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है? बताइए फटाफट से, ऑप्शन आपको दिखलाई दे रहे होंगे। याद रखेंगे NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है इसमें? कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा तो ये COOH एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या है? सॉरी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी जिसको अम्ल बोला जाता है। ये आपका एल्डिहाइड आ जाता है, एल्डिहाइड आ जाता है, वो जो आपका कीटोन आ जाता है। और आपको COO यही है कार्बोनिल ग्रुप, याद रखेंगे। कार्बोनिल ग्रुप C डबल है ना, CO जो है सो आपको कार्बोनिल ग्रुप है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है COOH होते हैं, एल्डिहाइड CHO होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो आंसर क्या होंगे? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बी बताएं तो बिल्कुल सही जवाब। 17 नंबर सवाल, ग्लूकोज से 6H12O6 होता है, ग्लूकोज का समान सूत्र है। तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पे ऑक्सीजन पूछा, तो ऑक्सीजन यानी O, और O में कितने लगा हुआ पीछे से 6, तो कितने परमाणु हैं ऑक्सीजन के पास? तो 6 हैं। अगर बात करें यहाँ पे कि आपसे पूछ देता कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 12, कार्बन के तो 6, ठीक है। तो आज के बाद ऐसे सवाल आपको तंग नहीं करेंगे और बिल्कुल ये सब क्वेश्चन पूछा गया और आपको पूछे जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़ जाइए, साइंस, सोशल साइंस, मैथ सभी का ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो अगर हम बात करें थोड़ा सा धातु पे चर्चा कर लें कि धातु में सबसे ज़्यादा क्रियाशील का होता है तो है ना, फेरेडियम होता है, फेरेडिशियम। फिर होता है आपके पास सीजियम, और बात करें रुबेडियम, अब बात करें पोटेशियम, बात करें सोडियम और बात करें लिथियम। ये सभी धातु में जो होते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। धातु में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें।
यहाँ पे अगर बात करें तो इन सब में से कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे कॉपर यहाँ पे इन सभी में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है जो चूने के पानी को कैसा बना देता है? दूधिया बना देता है। और ये क्वेश्चन कई बार आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें कि CO2, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुने होंगे, ये चूने के पानी को क्या बना देता है? दूधिया बना देता है। यही गैस है CO2, ऑप्शन सी। अगर सी बता है तो बिल्कुल सही। और देख लें आप लोग कि 20 सवाल में से आप कितने सवाल का सही आंसर दिए, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी जानकारी जरूर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बताइए फटाफट से। और यह आप बता दें कि लिटमस जो होते हैं वो प्राकृतिक सूचक होते हैं, आम्ल और क्षार की जानकारी से पता कर लिया जाता है। और यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आप लोग कमेंट कीजिए कि 20 में से आपको कितने सही हुए और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को धन्यवाद, जय हिंद।